हेलो मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और हम लोग इस दौरान भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने के साथ साथ समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। गाइस, कुछ दिन क्लासेस मेरी नहीं हो पाई थी, कुछ हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मैं क्लासेस ले नहीं पाया। हाँ जी, बट हाँ, फिर से हम शुरू करेंगे और शुरू किए तो ख़त्म भी करेंगे, ये तो सच है। ओके, अगर अपन शुरुआत कर चुके हैं तो ख़त्म तो डेफिनेटली करके ही जाएंगे ना। हाँ, मतलब आप कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं तो उसको ख़त्म करना भी बेहद ज़रूरी होता है ना। तो शुरू किए तो ख़त्म भी होना ही है, उसको डेफिनेटली करूँगा। हाँ जी हाँ, तो हम लोग इस दौरान सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल देखे थे। उसके पहले कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड देखे थे, उसको समझे थे, फिर प्रियम्बल देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट देखे थे, फिर उसके बाद अभी डीपीएसपी देख रहे हैं ना। और डीपीएसपी में हम लोग मतलब लगभग सारे आर्टिकल को कवर कर चुके हैं और मैं देख लूँगा क्या छूट गया है तो आई विल कवर। ओके, मैं देख लूँगा उसको, तो फिर आगे मैं उसको डाल दूँगा, ठीक है। और हम लोग इसमें डीपीएसपी में देखे थे पहले उस टाइम पे कि डीपीएसपी में किन किन मतलब किन किन विचारधाराओं का समावेश मिलता है, यानी किन किन विचारधाराओं की झलक मिलती है, जिसमें हम लोग समाजवादी विचारधारा की झलक देखे थे, फिर उदारवादी विचारधारा की झलक देखे थे, ठीक है। हाँ, फिर जी हाँ, फिर गांधीवादी देखे थे, ठीक है। और इससे संबंधित आर्टिकल भी देखे थे और आर्टिकल को देखने के साथ साथ समझने की भी कोशिश किए थे। अब जो हमें समझने के लिए बाकी है, जो हमें समझना चाहिए, इससे संबंधित मतलब डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, जो मुद्दे लगातार न्यूज़पेपरों में बने रहते हैं और ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी प्रासंगिकता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इनको भी देखना और समझना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे इस टाइम पे या इसमें एक हम लोग आर्टिकल 44 जिसमें क्या लिखा गया है, एक समान नागरिक संहिता। इसमें एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि डीपीएससी में जो प्रावधान है, जो डीपीएससी में जितने भी प्रावधान है वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राज्य उसको लागू करे या ना करे। जब राज्य उसके लिए सक्षम होगा, राज्य के पास वो क्षमताएं होंगी, तो राज्य डेफिनेटली उन चीज़ों को लागू करेगा, लेकिन वो भी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। जी हाँ। हाँ। हम्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, एक समान नागरिक संहिता। जैसे में एक मतलब संहिता का मतलब क्या होता है, मतलब कोड का मतलब क्या होता है। जी, कोड है संहिता का मतलब कि आचरण के नियम, मतलब ये आचरण के नियम के रूप में होते हैं, ठीक है। यह एक सभ्य समाज बनाते हैं, एक सभ्य समाज निर्मित करते हैं। मतलब कि क्या करने की अनुमति है
क्या करना ही नहीं। ठीक है, धर्म संहिता का मतलब ये आचरण का नियम बनाते हैं और इसमें एक सभ्य समाज निर्मित करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि ये हर किसी के लिए बाध्यकारी होता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक समान नागरिक संहिता, जिसमें कि हमारे देश में विवाह से संबंधित हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए शरीयत से मतलब उसकी विवाह की पद्धति संचालित होती है, और ईसाई के लिए 1872 के कानून से जो ईसाई के लिए बनाया गया था उससे संचालित होती है उसकी विवाह पद्धति। तो एक समान नागरिक संहिता का मतलब कि सभी के लिए एक समान हो, मतलब सभी के लिए विवाह की पद्धति, तलाक की पद्धति सभी के लिए एक समान हो, ना कि हर किसी के लिए अलग अलग। और हमारे यहाँ अभी भी जो विवाह की पद्धति है वो धर्म के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट कर रही है, धर्म के अनुसार ही संचालित हो रही है। हाँ जी। तो एक सभ्य समाज के लिए क्या जरूरी होता है, मतलब एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति को एक समानता का अधिकार हो, मतलब हर व्यक्ति एक समान हो, किसी के लिए कोई असमानता नहीं हो। जैसे कि अभी एट द एग्जाम्पल कि अभी हम लोग 3 तलाक का अगर इशू ले तो 3 तलाक में क्या आता है कि अगर हस्बैंड बोलता है तलाक 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 3 बार तो उसका तलाक हो जाएगा। मतलब ये तो कहीं ना कहीं मनमानी भी हो सकती है ना, इसका कहीं दुरुपयोग बिल्कुल मतलब आसानी से संभव है, क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, मतलब इसका दुरुपयोग बिल्कुल पॉसिबल था। और जैसे कि अगर शरीयत के अनुसार देखें कि शरीयत में मतलब ये है कि मतलब शरीयत में मतलब जो मुस्लिम धर्म है उसमें एक व्यक्ति 5 औरतों से शादी कर सकता है। क्या 5 औरतें हैं, मतलब क्या एक औरत 5 आदमी से शादी कर सकती है? अगर इनके लिए भी तो इनके लिए भी होना चाहिए ना। तो क्या एक सभ्य समाज दिखता है ऐसे करने पे? ऐसे नहीं लगता, बिल्कुल असभ्य समाज हो जाएगा ना ऐसे। इस सभ्य समाज का निर्माण होता है क्या इससे? क्या इससे समानता की भावना प्रतीत होती है क्या इससे? अगर एक व्यक्ति अगर 5 औरतों से शादी कर ले या 2 ही से कर ले तो क्या यहाँ पे समानता की भावना प्रतीत होती है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति एक ही औरत से शादी करे ना, हाँ, और दोनों को बिल्कुल समान अधिकार हो। तो और जो इसमें सही मतलब इसको समझने के लिए बस अभी इसको हम लोग बहुत विस्तार से देख रहे हैं अभी, ठीक है। और जो संहिता होती है ना, कि जो कोड होता है ना, मतलब जो संहिता जिसमें एक मतलब क्रिमिनल कोड होता है और एक सिविल कोड होता है, जिसमें आपराधिक संहिता ठीक है और एक नागरिक संहिता। जैसे जो आईपीसी की धारा है ये सभी के लिए समान है। मतलब कोई व्यक्ति क्या करता है, मतलब आईपीसी की जो धारा है मतलब आपराधिक संहिता में जो क्रिमिनल कोड है आईपीसी की जो भी धारा है, अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, कोई व्यक्ति रेप करता है, कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो हर किसी के लिए वो समान है। मतलब आईपीसी की जो धारा है वो हर किसी के लिए एक ही दंड देगी। ऐसा नहीं कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी और के लिए या किसी मतलब कोई भी हो, या कोई एससी से आता है, कोई एसटी से आता है, कोई बीसी से आता है, कोई जनरल से आता है, या कोई किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, या कोई रईस है, कोई कितना गरीब है, उससे वो मैटर करता ही नहीं है। अगर आप मर्डर किए हैं तो आईपीसी की धारा के तहत जो सजा आपको सजा दी जाएगी। अगर आप रेप करते हैं तो आपको आईपीसी की धारा के तहत जो भी
प्रावधान है, आपको उसके अनुसार दंड दिया जाएगा। अगर आप चोरी करते हैं तो आईपीसी की धारा के तहत ही आपको उस प्रकार का दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपराधिक संहिता क्या है, ये सभी के लिए एक समान है, ये सभी के लिए एक समान है। ठीक। और नागरिक संहिता में कि जैसे नागरिक संहिता में उत्तराधिकार, गोद लेना, तलाक या विवाह करना, मतलब नागरिक संबंधित मुद्दे जितने भी होते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे किसी का, एक व्यक्ति का उत्तराधिकार क्या होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप गोद लेते हैं, तलाक, किसी जो भी तलाक का प्रावधान है, जो विवाह की पद्धति है आपकी, मतलब ये सब नागरिक संहिता में आती है, मतलब सिविल कोड में आता है सब। हाँ, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 24 में, 44 में, यार सॉरी, एक समान नागरिक संहिता दी गई है। ठीक है, और डीपीएसपी यह कानूनन बाध्यकारी नहीं है, यह राज्य को निर्देश है। और राज्य की परिभाषा हम लोग पढ़े थे ना, आर्टिकल 37 में भी देखे थे, आर्टिकल 12 में भी देखे थे। तो ठीक है, तो आर्टिकल 37 में जो राज्य की परिभाषा क्या है, कोई भी संस्था, पद, संगठन आदि जो संघ, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर हो। ठीक, और यहाँ पे क्या शामिल है, कार्यपालिका, और विधायिका शामिल होते हैं। इसमें न्यायपालिका शामिल नहीं होती ना, हम लोग पहले भी इसको बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 को। और डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तन का एक बड़ा कारण है, एक बड़ा कार्य करता है।
मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में, मतलब भारतीय संविधान के राज्य के निश्चित तत्व में, मतलब भारतीय संविधान के डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता दी गई है। और डीपीएसपी का जो कानून होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है, राज्य को एक निर्देश होता है कि राज्य को एक सकारात्मक निर्देश दिए गए होते हैं कि राज्य उनको लागू करे। मतलब राज्य अगर सक्षम है तो उनको उन निर्देशों को राज्य लागू करे। और मतलब 37 में, आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। कोई भी संस्था या पद या संगठन हो या कुछ भी हो जो संघ से, राज्य से या स्थानीय स्तर पर हो, वो राज्य के अंतर्गत मानी जाएगी। ठीक है। और राज्य में कार्यपालिका और विधायिका शामिल होते हैं, न्यायपालिका को इसमें शामिल नहीं किया जाता। और डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक बड़ा कारण माना जाता है, बड़ा कारण होता है, मतलब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक बड़ा कार्य करता है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होती है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित होता है। इन सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं ना पहले की क्लासेस में। हम्म। लिखिए आपकी एक समान नागरिक संहिता से तात्पर्य एक समान नागरिक संहिता से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान विधि कानून होना चाहिए। जिससे विवाह उत्तराधिकार तलाक के प्रावधान सम्मिलित हो। ओके, मतलब एक समान नागरिक संहिता, जिसमें अगर एक समान नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है? एक समान नागरिक संहिता से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए, मतलब जो सभी भारतीय नागरिक हैं, मतलब सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, एक समान विधि हो, जिससे कि वो विवाह, मतलब जिससे कि वो विवाह की पद्धति है या उत्तराधिकार की पद्धति है, तलाक की पद्धति है, मतलब विवाह उत्तराधिकार तलाक के प्रावधान क्या हो? सम्मिलित हो, मतलब जिसमें विवाह की पद्धति एक समान हो, मतलब एक समान विधि होनी चाहिए। एक समान विधि किसके लिए होनी चाहिए? विवाह के लिए होनी चाहिए, उत्तराधिकार के लिए होनी चाहिए, तलाक के होनी चाहिए। हाँ, तो क्या उस टाइम पे जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो संविधान निर्माता थे, क्या उनके दिमाग में नहीं आया होगा कि एक समान नागरिक संहिता को मतलब भाग 4 में रख के भाग 3 में रख दिया जाए? लेकिन उसमें उस समय भी जब संविधान हमारा बन रहा था, तो उस टाइम पे भी संविधान निर्माताओं के बीच आपस में आम सहमति नहीं हो पाई थी इस चीज को लेके, कि आम सहमति बन नहीं पाई थी कि हम इसको एक मतलब भाग 3 में रख दें, इसको बाध्यकारी बना दें,
ऐसा नहीं हो पाया था, इसलिए इसको भाग 4 में रख दिया गया कि हाँ अगर इन फ्यूचर, अगर भविष्य में अगर राज्य सक्षम होते हैं, जनता जागरूक होती है, जनता शिक्षित होती है, तो इसको अंततः लागू कर दिया जाएगा। उस टाइम पे भी आम सहमति नहीं बन पाई थी जब हमारा संविधान बन रहा था। हम्म। और भारत में एक समान नागरिक संहिताएं नहीं होती है, जिसमें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू विवाह संचालित किया जाता है। जैसे हिंदू में हम लोग पहले देख चुके हैं, सिख, जैन, बौद्ध आदि मतलब सम्मिलित होते हैं। और शरीयत का कानून है, शरीयत कानून मतलब कि 1937 के अनुसार जब मुस्लिम लॉ मतलब मुस्लिम विवाहों मतलब मुस्लिम धर्म में विवाह का संचालन या तलाक का संचालन इसके आधार पे होता है। और ईसाई विवाह अधिनियम 1872 भी लाया गया था इसमें एक बार, ठीक है ना। मतलब एक सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करें तो एक समान नागरिक संहिता से मतलब है कि सभी व्यक्ति के लिए, मतलब सभी नागरिक के लिए, जितने भी भारतीय नागरिक हैं सभी के लिए एक समान हो, मतलब एक समान विधि हो, एक ऐसा कानून हो जो मतलब एक ऐसा कानून जो विवाह के लिए, उत्तराधिकार के लिए, तलाक के लिए मतलब सभी के लिए बिल्कुल एक समान हो, किसी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं हो। हाँ जी। लिख लीजिए इसको कि संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर आम सहमति न होने के कारण इसे संविधान के भाग 4 मतलब डीबीएसपी में शामिल कर दिया गया। ठीक। अब इसको भी लिख लीजिए कि चल नहीं रही है भारत में एक समान नागरिक संहिताएं नहीं होती हैं। जिसमें पहला क्या है, हिंदू विवाद नियम। उन्नीस सौ 55। और हिंदू में क्या क्या शामिल है,
सिख, बौद्ध, जैन आदि। इस तरह शरीयत का कानून है। ठीक, एट द एंड ईसाई विवाह अधिनियम 1872। मतलब कि भारत में जो एक समान नागरिक संहिताएं नहीं होती, जैसे हिंदू विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम है, जैसे कि सिख धर्म से संबंधित विवाह का मुद्दा होगा, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या किसी और धर्म से, तो उसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही उसका संचालन होगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। अगर विवाह से संबंधित मुद्दा होगा, तलाक से संबंधित मुद्दा होगा या उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दा होगा तो। और मुस्लिम धर्म में शरीयत के अनुसार होगा, ठीक है। और ईसाई धर्म में ईसाई विवाह अधिनियम 1872 लाया गया, इसके मतलब जो प्रावधान होंगे उसके तहत होगा। ठीक, अब इतना ही समझ लो बहुत ना। अब लिख लो कि नागरिक संहिता के विषय में जैसे तलाक, विवाह, उत्तराधिकार आदि को धार्मिक मामला नहीं मानना चाहिए, नहीं माना जा सकता है। और बहुविवाह जैसी कुरीतियों को संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। ठीक है, मैंने जो धार्मिक संहिता के विषय से तलाक, उत्तराधिकार और विवाह जैसे मुद्दे उसको धार्मिक मामला ना मान के, मतलब उसको धार्मिक मामला नहीं मान, धार्मिक मामला नहीं मानना चाहिए। जैसे कि जो बहुविवाह जैसी कुरीतियां हैं, मतलब जो बहुविवाह है उसको एक मतलब संस्कृति का हिस्सा मानना, संस्कृति का अपमान करना जैसे होगा, वो एक सभ्य समाज के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है,
तो जो नागरिक संहिता के विषय जैसे कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के जितने भी मुद्दे हैं उसको धार्मिक मामला ना मान के, मतलब उसको धार्मिक मामला नहीं मानना चाहिए, और उसको मतलब जैसे कि जो बहुविवाह जैसी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में या किसी भी समाज में कहीं बहुविवाह होता है और बहुविवाह ऐसी कुरीतियां उनको संस्कृति का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक सभ्य समाज के लिए हर किसी के पास समानता होनी चाहिए, हर व्यक्ति समान हो जहाँ पे स्त्री और पुरुष का कोई भेद ना हो, कोई विभेद ना हो, जहाँ पे हर रूप में समानता हो, एक सभ्य समाज होगा वो। और बहुविवाह जैसी कुरीतियों को संस्कृति का हिस्सा मानना एक सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता है, एक असभ्य समाज को बढ़ावा देता है। हाँ जी, ठीक है। और आप इसमें और लिख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों की याचिका पर उन्नीस में एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात की ताकि महिलाओं का हित सुनिश्चित हो सके। ठीक। मतलब साहबानो यश के 1986 में सुप्रीम कोर्ट भी बोला था कि एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात की थी, मतलब कि अगर एक समान नागरिक संहिता होगी तो महिलाओं का हित सुनिश्चित होगा। ठीक है, इसको अब आज प्रैक्टिकली वे में समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या रहा होगा कि अगर एक व्यक्ति है और वो 5 लोगों से शादी कर लेता है तो कितने लोगों का ध्यान रख पाएगा वो ना। तो अभी इतने समझदार हैं जी। और लिख लो आप इसको कि एक समान नागरिक संहिता का अभाव स्त्री स्वाधीनता और लैंगिक न्याय के आदर्शों के विरुद्ध है। मतलब जो एक समान नागरिक संहिता है इसका जो अभाव है, इसके न होने से स्त्री स्वाधीनता, मतलब कि जो स्त्री की स्वाधीनता होती है, स्त्री की स्वतंत्रता होती है, और लैंगिक न्याय में लिंग के आधार पे कोई भेदभाव न हो, तो इसके आदर्शों के कहीं ना कहीं विरुद्ध है। मतलब अगर एक समान नागरिक संहिता का अगर अभाव है, अगर एक समान नागरिक संहिता नहीं है तो स्त्री स्वाधीनता, मतलब कि स्त्री स्वाधीनता और लैंगिक न्याय
के आदर्शों क्या है, विरुद्ध है। जो एक समान नागरिक संहिता का अभाव है तो क्या है, स्त्री स्वाधीनता और लैंगिक न्याय के आदर्शों क्या है, विरुद्ध है। ठीक। हाँ भाई, स्त्री स्वाधीनता कैसी होगी, स्त्री से स्वतंत्रता कैसे होगी, मतलब उसकी कैसी स्वाधीनता सुनिश्चित होगी अगर बहुविवाह कुरीतियां रहेंगी हमारे समाज में, तो कैसे लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा अगर बहुविवाह कुरीतियां हमारे समाज में रहेंगी। तो इनको हटाना कहीं न कहीं जरूरी है, तभी तो लैंगिक न्याय और स्त्री स्वतंत्रता के आदर्श सुनिश्चित हो सकेंगे। इसको हम लोग पश्चिम में भी देख रहे हैं ना। और लिख लीजिए कि एक समान नागरिक संहिता का अभाव समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। ठीक। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के न होने से रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है और समाज का आधुनिकीकरण होने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक। और अब एक पॉइंट और लिख लो इसमें, 2-3 पॉइंट की। गोवा राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू है। और यहाँ पे आप लिख लो एग्जाम्पल के रूप में कि दुनिया के कई ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जहां एक समान नागरिक, समझ जाना, नागरिक है संहिता को मानते हैं। ठीक। अब लिख लो कि पाकिस्तान में भी एक से अधिक विवाह
अवैध माना जाता है। मतलब कि गोवा हमारे मतलब भारत का गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे एक समान नागरिक संहिता क्या है, लागू है। और दुनिया के कई ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जहाँ पे एक समान नागरिक संहिता को माना जाता है। मतलब सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होती है, हर किसी की समानता होती है, ठीक है। बहुविवाह ऐसी कुरीतियाँ वहाँ पे शामिल नहीं होती है। और पाकिस्तान में भी एक से अधिक विवाह क्या माना जाता है, अवैध माना जाता है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? अगर हर राष्ट्र में ऐसा किया जा रहा है, कई ऐसे इस्लामिक राष्ट्र है जहाँ पे एक समान नागरिक संहिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक समान नागरिक संहिता को माना जा रहा है, पाकिस्तान में भी एक से अधिक विवाह को अवैध माना जा रहा है, तो क्या हमारे भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करना सही नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लेकिन इसमें भी कुछ बाधाएं हैं और हम उन बाधाओं को देखते हैं कि इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, ठीक है। देखिए कि इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, इसमें मतलब इसकी अब स्ट्रगल क्या क्या है, ठीक है। इसमें लिखिए कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सैकड़ों विवाह की पद्धति पाई जाती है, जहां पर इसका संचालन आसान नहीं है। मतलब कि भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य है, मतलब जो भारत का ये वाला रीजन है ना, उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब यहाँ पे सैकड़ों मतलब कि मतलब सबसे ज्यादा ऐसी पद्धति पाई जाती है, सबसे ऐसे तरीके पाए जाते हैं, सबसे अधिक तरीके पाए जाते हैं विवाह के, कि हाँ इस तरीके से विवाह होगा, इस तरीके से विवाह होगा। और सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर आप उनके संस्कृति पे आप जो उनकी परंपरा है अगर उससे ठेस पहुंचाते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो उसको दिल पे ले लेते हैं। और जैसे कि उसके बाद आतंकवाद नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है, तो कहीं कहीं एक थ्रेट है, कहीं कहीं एक चुनौती है हमारे लिए कि हम एक समान नागरिक संहिता को लागू करने से हिचकिचाते हैं, इसको लागू करने में थोड़ा सा मतलब लागू करने के लिए थोड़ा सा अविवश हो जाते हैं। जी हाँ, मतलब किसी के ऊपर जबरन, हाँ मतलब किसी के ऊपर अगर कुछ हम जबरन कोई पद्धति लादते हैं, किसी के ऊपर जबरन किसी पद्धति को हम थोपते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति के साथ विश्वासघात होगा ना, मतलब उनके विश्वास पे आघात होगा कहीं ना कहीं। हाँ, अब इसमें लिख लो और कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचेगा? अपने धर्म के अनुसार ही तो सब हो रहा है ना। तो उनकी धार्मिक आस्था पे तो ठेस पहुंचेगी जी। हाँ। और लिख लीजिए कि इससे धार्मिक सद्भावना बिगड़ने की संभावना होती है।
जी हाँ, इतना समझ में आया होगा आई थिंक आपको। और अब इसमें और लिख लो कि भारत में धर्म हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ठीक है, और बलपूर्वक यूनिफॉर्म सिविल कोड को, मतलब एक समान नागरिक संहिता को लागू करने से अल्पसंख्यक वर्गों के मन में असुरक्षा की भावना होगी। जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, अब लिख लीजिए कि भारत में धर्म हमेशा से, मतलब धर्म को लेके आप देखेंगे कि कई विवाद हो चुके हैं हमारे देश में। तो भारत में धर्म एक हमेशा से एक क्या रहा है, संवेदनशील मुद्दा रहा है, एक सेंसिटिव इशू रहा है हमारे देश में। और बलपूर्वक एक समान नागरिक संहिता को लागू करने से अल्पसंख्यक वर्गों, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, एक अल्पसंख्यक वर्गों के मन में क्या होगा, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी, और इससे आतंकवाद को क्या होगा, बढ़ावा मिल सकता है। जी हाँ, जैसे मुस्लिम धर्म का जो विवाह पद्धति है, जैसे मुस्लिम धर्म को अल्पसंख्यक में रखा जाता है। ठीक, जी हाँ, तो मुस्लिम धर्म को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है। अगर उस पे जबरदस्ती, अगर उन पे जबरदस्ती हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है, और इससे क्या हो सकता है, आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है इससे। ठीक है, जो कि एक अलग चुनौती हो जाएगी। और एक लाइन और लिख लो कि भारत में वोट बैंक की राजनीति यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में एक बाधक रही है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। हम लोग इसके आगे कल देखेंगे और कल समझेंगे थोड़ा। ठीक है, आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से काफ़ी, तो कल देखते हैं इसको। एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।